Hello everyone, welcome to our channel Pade India. My name is Prashant Chandra. First, I will give you a short information about myself. I have given UPSC ICE mains and UPPCS mains and qualified preliminary exam with very good score many times. I have a very vast experience in UPSC examination and state pieces also. We have developed a website named padeindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we had made IS prelims test and UPPCS prelims test. Paper is very close to UPSC IS and UPPCS also. Trust me, if you solve this test with proper analysis of each question, you will definitely score good marks. You can follow us on Instagram, FB, Twitter, where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. Now let's get today's topic, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और कई बच्चे सोचते हैं कि ये बहुत ही छोटा है तो इग्नोर मारते हैं इस टॉपिक को. बट दिस टॉपिक डीपीएसपी जो डीपीएसपी है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि यूपीएससी या पीसी यूपीएससी में, चाहे पीसीएस में, चाहे एसएससी में ये टॉपिक आता ही आता है. इससे 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं. आराम से इसमें आप मार्क्स 5 से लेकर 10 मार्क्स में आराम से फेच कर सकते हैं और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले मैं इसमें डीपीएसपी कवर करूँगा, डीपीएसपी के बारे में है क्या, उसके बाद जो है डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, डीपीएससी कॉन्फ्लिक्ट किससे वर्सेस एफआर से, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स से. डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा. बहुत छोटा सा वीडियो होगा. आपको खाली ये जानना है कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है प्रिसाइड करता है ओवर फंडामेंटल राइट और कौन कौन सा फंडामेंटल राइट आगे है कि डीपीएसपी आगे, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा. तो यहाँ पे मैं अभी आपको पूरा डीपीएसपी के बारे में बताऊंगा. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा वीडियो देखिए बड़ा ध्यान से, ठीक है. इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ. चलिए शुरुआत करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है. देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी मैंने आपको पढ़ा दिया, उससे पहले मैंने प्रीएम्बल पढ़ा दिया. अभी मैं पार्ट 4 पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं पार्ट 3 फिर फंडामेंटल आपको कहते हैं पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, फिर पार्ट 5 पढ़ाऊंगा, उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो काफ़ी बड़ा टॉपिक, तो उसको मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, हर एक आर्टिकल वाइज. आर्टिकल 19 से चालू करेंगे हम लोग, ठीक है. तो देखिए डीपीएसपी जो है पार्ट 4 है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फीचर्स क्या है. देखिए पार्ट 4 में आता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो आर्टिकल आते हैं उसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है. डायरेक्टिव मतलब देखिए, इसको तोड़ के देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डायरेक्टिव क्या कोई निर्देश देते हैं ना, कोई मान लो किसी को डायरेक्टिव दिया है, किसी आदमी ने निर्देश दिया. प्रिंसिपल क्या है, आपका जो प्रिंसिपल होना चाहिए कि आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए लाइफ में, किसके लिए, ये स्टेट के लिए है. मतलब कि जो रूल कर रहा है पार्टी, जो स्टेट रूल कर रहा है गवर्नमेंट, उनके लिए, ताकि वो पॉलिसी में अपनी पॉलिसी मेकिंग काफ़ी अच्छी कर सके, जो आम आदमी के वेलफेयर में काम आ सके, ठीक है. बेसिकली डीपीएसपी का मोटा मोटा मतलब यही है. तो ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है, ठीक है. इसको बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि दिस प्रिंसिपल इज ए नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हम कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से कॉपी किए हैं, ठीक है. आयरलैंड से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कॉपी किया, ठीक है. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मैंने बता दिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. सोशल कॉम्प्रिहेंसिव क्या, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम जो इंडिया में मॉडर्न और वेलफेयर स्टेट को चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पूरा दिया गया है, ठीक है. दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट द स्टेट शैल ट्राई टू प्रमोट, स्टेट जो है वो प्रमोट करेगा लोगों के लिए, उनका वेलफेयर के लिए, ताकि उनको बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे शेल्टर हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, वो स्टेट की जिम्मेवारी है उसको पहुंचाना, ठीक है. स्टेट की जिम्मेदारी है उसको पहुंचाना, ठीक है. अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फंडामेंटल राइट, थोड़ा सा पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में थोड़ा डिफरेंट क्या है. देखो फंडामेंटल राइट जो है वो बाइंडिंग इन नेचर, आपको बता दूं मैं, बाइंडिंग है वो. बाइंडिंग मतलब क्या है, वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट, मतलब कि किसी का कोर्ट में कोई जाएगा, उसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो वो रिट जुडिक्शन के तहत वो कोर्ट का सहारा पा सकता है, मतलब वो इन्फोर्सेबल है. बट डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब कि एक मिनट, नॉन इन्फोर्सिएबल, ठीक है. मतलब कि उसके लिए कोई आदमी कोर्ट नहीं जा सकता, कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि भैया ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये मेरे साथ नहीं किया, मेरे को खाना नहीं दिया, फूड नहीं दिया, क्लोथ नहीं, खाली ये स्टेट का एक
एक स्टेट के लिए एक मोटिवेशन टाइप का है, क्या कहते हैं जो डीपीएसपी, एक मोटिवेशन की स्टेट को ये करना ही करना है, स्टेट को ये करना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है अपने मैनिफेस्टो लेके आती है, लड़ के आती है चुनाव जो गवर्नमेंट है, तो उनको ये करना ही करना है, उनके लिए एक ये आईना है कि जब वो सरकार बनाए तो डीपीएसपी को देखते हुए वो अपना काम करे लोगों की भलाई के लिए, बेसिकली यही है, ठीक है। तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, आपको पता है, और ये फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सेबल है, वो बाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ को मैंने आपको बता दिया है। However, the Constitution declares itself these principles are fundamental in the governance of country। ये जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी सरकार जब गवर्न करती है उसके लिए, ठीक है। ये स्टेट की ड्यूटी है कि ये प्रिंसिपल अपने कानून में ये लेके आए, ठीक है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, और ये मोरल ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है। देखिए मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं ना कि हम ये करेंगे, हम पैसा इतना जमा करेंगे, हम लोगों को फीस माफ करेंगे, हम लोगों को खाना देंगे, हम लोगों को शेल्टर देंगे। जैसे भी कोविड-19 है तो सरकार क्या कर रही है, क्वारंटीन के साथ साथ लोगों को खाना भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, ठीक है। तो ये क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही आता है, जो अभी कोविड-19 से रिलेटेड हो रहा है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है कि सरकार को जिम्मेदारी है सरकार की वो बचाना, लोगों को खाना पहुंचाना, शेल्टर पहुंचाना, ये सब, ठीक है। डायरेक्टिव्स है, ये प्रिंसिपल्स भी है, ठीक है। चलिए फीचर्स क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की मैं बता दूं कि क्या आपको माइंड में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, डीपीएसपी को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये प्रीलिम्स में आता ही आता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप पढ़िए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इट रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ पे दिया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये गवर्नर जनरल को दिया जाता था, किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत गवर्नर जनरल होता था, उन जो कॉलोनीज गवर्नर होते थे, ब्रिटिश गवर्नर उनको इशूड किया करता था इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रक्शन के टाइप में कि आपको ये चीज करना है। तो एक प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको ये चीज करना है, ठीक है। इवन डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था ये these are like the instrument of instruction। what is called directive principle is merely under name of instrument of instruction, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल दूसरा ही नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट which aimed at realizing high ideals of justice, liberty, equality and fraternity। देखिए प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है यही इसी को पूरा करने के लिए डीपीएसपी में ये चीज डाला है एक्चुअली, आप ये मान के चलिए, ठीक है, ताकि जो स्टेट है वो हमेशा वेलफेयर स्टेट हो, और ये वेलफेयर स्टेट का ये बेसिक प्रिंसिपल भी है, कहते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। बेसिक प्रिंसिपल भी मैं आपको किस दिन अच्छे से अलग से एक वीडियो आपको मैं बनाऊंगा, वैसे हालांकि मैंने प्रेम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, आप वो जाके आर्टिकल देख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 36 से स्टार्ट है, 51 में खत्म है। मैं अभी नीचे आपको पूरा पढ़ा देता हूँ, नीचे मैं आपको भी अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और बताऊंगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से रटने हैं, ठीक है। इसको मैं भी यहीं छोड़ देता हूँ, फिर नीचे चलता है, ठीक है। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, कहते हैं कि सोशलिस्टिक अलग से लिखा है, ठीक है, सोशलिस्टिक अलग से लिखा है, गांधीन अलग से लिखा है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल अलग, ये हमने बांटा हुआ है, ठीक है, ये हमारे सुविधा के अनुसार हमने सोशलिस्टिक गांधीन प्रिंसिपल बांटा हुआ है ताकि लोगों को अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्मली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट फॉर्मली क्लासिफाई, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लास, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बांटा है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिवाइड, नॉट फॉर्मली क्लासिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट डायरेक्शन दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब आसानी से हमको समझ में आ सके इसलिए हमने इसको गांधीयन प्रिंसिपल में बांटा है, ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में बांटा है, और लिबरल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में बांटा है। तो इसमें आर्टिकल में बताऊंगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, जो ये प्रिंसिपल बताता है कि हमको सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में चलना है, और उसी के हिसाब से, और वो बोला है कि जो सरकार होनी चाहिए, जो स्टेट होनी चाहिए, वो सोशलिस्टिक स्टेट हो, मतलब कि वो सबके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इट द कॉन्सेप्ट इन्विसाइजेस प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना है और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है। आपको इतना तो समझ में आता ही होगा सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। इकोनॉमिकली हमको कहते हैं लोगों को एम्पावर्ड करना है, सोशली हम लोग को लोगों को एम्पावर्ड करना है, और गवर्नमेंट को हमेशा वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 38 है,
इसके बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 38 है, ये आपको आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42, 43, 43A एंड 47। तो देखिए आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 38, 39, 40 नहीं है, 41 है, 42 है, 43, मतलब 41, 42, 43 एक साथ, 38, 39 एक साथ, और 43 है और 47 लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको आपको खाली आराम से इसको दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। आर्टिकल 38 कहता क्या है, देखिए आर्टिकल 38 क्या कहता है, टू सिक्योर द सोशल एंड ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। मैं बता रहा हूँ ना, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में क्या होता है कि ताकि वेलफेयर हो सके लोगों का, ठीक है। तो ऑफकोर्स 38 से चालू होगा, ठीक है। तो 38 क्या कहता है कि टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन ऑफ, ये 38 आर्टिकल है, ठीक है। फिर देखिए सोशल जस्टिस में क्या आता है, 39 आता है। 39 क्या करता है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड, ये 39 है, ठीक है। 39A क्या आता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, एक्चुअली बाद में ऐड हुआ था 39A। तो ये तीन एक साथ हो गए, आपको रट गया, ठीक है। ये सोशल जस्टिस में आता है। उसके बाद देखिए 41, 42, 43 आता है। 41 क्या है, देखिए 41 में यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा क्लियरली आपको। 41 क्या था, राइट टू वर्क, हमारे पास राइट टू वर्क होना चाहिए, हमको राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन एरियाज, ठीक है। 42 क्या आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। हमको जो वर्कर काम कर रहे हैं, देखिए अभी लेबर लॉज जो डाइल्यूट हुआ है, तो ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, अपोज करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। इसलिए 42 देखिए, कंडीशन जो ह्यूमन कंडीशन है उनको सुधारना है वर्कर्स का, और मैटरनिटी लीव देना है। और क्या आता है, 43A आता है, ठीक है। आर्टिकल 47 आता है, लिविंग वेज ऑफ एक्सेट्रा ऑफ वर्कर्स 43 आ गया, और 43A आ गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तीनों हो गए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। और 47 क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। आर्टिकल 47 क्या है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ को, जो पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना है, ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है, या तो आप लक्ष्मीकांत को खोल कर रखिए, ताकि इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी गांधी प्रिंसिपल ही बताना है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए अब देखिए गांधी प्रिंसिपल क्या है। गांधी प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनाइटेड, जो गांधी जी ने चाहते थे एक्चुअली लाइफ में, गांधी जी जो जिसके लिए अपनी कुर्बानी दी, गांधी जी क्या चाहते थे हमेशा, वो चाहते थे, उनके जो आइडियल्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनके आइडियल्स को इस आर्टिकल में, ये जो जितने आर्टिकल हैं उनको इसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया, ताकि जो स्टेट है वो गांधी प्रिंसिपल के हिसाब से चल सके, ठीक है। आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43B है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 47 है, 48 है, मतलब कि 46 है, 47 है, 48, ये देखिए तीनों साथ है, और आर्टिकल 40 मैंने आपको बताया था, और आर्टिकल 43A है, ठीक है। ये गांधी प्रिंसिपल। अब मैं बता दूं आर्टिकल 40 क्या है। देखिए आर्टिकल 40 क्या है, पंचायत, जो गांधी जी हमेशा चाहते थे कि जो ग्रास रूट लेवल में डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, वो ग्रास रूट लेवल में होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल में होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो हमेशा है वो ग्रास रूट लेवल में, इसलिए वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होना चाहिए। देखिए उसके बाद हम लोगों ने शेड्यूल 11 में, शेड्यूल 10 में पंचायत को भी हमने लाया, ठीक है। और क्या होना चाहिए, आर्टिकल 43B होना चाहिए। आर्टिकल 43 क्या है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स है, ठीक है। और 43 क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए गांधी जी आर्टिकल 43 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। 43B, ठीक है, क्या है ये, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए फॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने फॉर्म किया, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फिर गांधी जी और क्या चाहते थे, गांधी जी 46, 47, 48। तो 46 क्या है, देखिए यहाँ पे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर वीकनेस सेक्शन के लिए। तो आर्टिकल 46 यहाँ देखिए क्या है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो वीक क्लास का है, उसका देखिए हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, उसके तहत हमने 2 और 2 में क्या कहते हैं, फ्री राइट टू एजुकेशन हमने एक्चुअली ले आया है, ठीक है।
उसके बाद देखो 47 क्या था, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पब्लिक हेल्थ वो भी चाहिए। 48 क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल एंड हस्बेंड्री, ये भी गांधी जी अपोज करते थे मिल्स एनिमल की कटिंग, मतलब कि जो मिल्स एनिमल को काटा जाता था, जो उनका क्या कहते हैं कैटल का, उसके लिए अपोज करते हैं, मतलब जो दूध देने वाले एनिमल हैं उनको, उनका कहते हैं उनको काटा ना जाए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब कि जो देखो हमारी सोसाइटी जो है मॉडर्न होती जा रही है धीरे धीरे, और दिन ब दिन जो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो जा रही है तो उनकी जरूरतें भी हमारी अलग अलग हो रही है। तो इसलिए लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है, जो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के बिलीव करते हैं, जो लिबरल पीपल हैं वो क्या बिलीव करते हैं, उनका भी इस आर्टिकल में डीपीएसपी में लाया गया है। आर्टिकल 44 आपको बता दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको पता होगा। आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51 आपको मोटा मोटा बता दूं। 44 क्या है, देखिए यहाँ पे, इसको मैं रब कर देता हूँ तो आपको ताकि अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको मैं बता दी। देखिए 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए अभी करंट बीजेपी गवर्नमेंट है जो वो 44 लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए, आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आया करता है। तो ये लिबरल है। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। और आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आर्टिकल 49 भी देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसा ही आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और डीपीएसपी में है, तो आपको लेकिन वहाँ की लैंग्वेज जो है एकदम डिफरेंस। तो ये जो लैंग्वेज है, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो जो है आपका डीपीएसपी में है। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में अलग लैंग्वेज में लिखा है, तो ये आप रिमेंबर करिएगा, इसमें डिफरेंस में आया। तो ये आर्टिकल 49, 50, 51 फिर 44 जो है वो जो है इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये देखिए, इसको पॉज करके आप प्लीज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधी प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल का मैंने अलग से यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल, इसको प्लीज आप रट के एक बार देख लीजिए। आपको बता दूं कि ये कभी कभी जो नए प्रोविजन है जो अमेंडमेंट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल द्वारा लाए गए हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैं 42nd अमेंडमेंट में 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए, 4 न्यू ऐड किए गए, किसमें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में, इंदिरा गांधी के जमाने में लाया गया। आर्टिकल एक क्लॉज ऐड किया 39 में, टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को, आर्टिकल 39 में। तो एडेड क्लॉज इन आर्टिकल 39 एज 39A, फिर 39A ऐड किया गया। क्या है कि इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड, जो मैं आपको बताया ना कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में ऐड किया गया, 39A ऐड किया गया। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर आया कहते हैं एट क्लॉज 43 को 43A बनाया गया, 43A बनाया गया। 43A में क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ, उसमें फिर जोड़ा गया कि जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में उसको जोड़ सके, क्या कहते हैं 47A में। ठीक है, कि वही सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। ठीक है, फिर 48 को 48A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट और सेफगार्ड फॉरेस्ट लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये देखो 39A, 43A एंड 48A जिसमें जोड़ा गया 1976 में जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, उसका इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, उसके बाद 44th अमेंडमेंट में एक लास्ट ऐड किया गया, वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड, उसमें लिखा गया टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 38A में। तो 38A में क्या है, देखिए 38A में ये कॉन्सेप्ट जोड़ा गया ताकि जो है लोगों की इनइक्वालिटीज को दूर किया जा सके। ठीक है, ये हटाया गया। फिर मैं आपको बताया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आया, उसमें क्या बताया गया, उसमें चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 जो है, आर्टिकल जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है उसको फंडामेंटल राइट बना गया। आर्टिकल 45 का उसको चेंज करके राइट टू एजुकेशन में उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, इसमें जोड़ दिया गया आर्टिकल 21A के फंडामेंटल राइट के। ठीक है, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 उसमें बोला है कि जो 6 साल के बच्चे हैं जब तक कंप्लीट नहीं करते उनको चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन उनको स्टेट फ्री प्रोवाइड करेगा। फिर देखिए मैंने आपको बताया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो गांधी प्रिंसिपल भी था, उसमें क्या ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इन्विसाज के लिए ऐड किया गया। उसमें बताया गया कि स्टेट जो है वो प्रमोट करेगा वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसके तहत,
43B के तहत 43A किसमें ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, 43B जिसमें ऐड किया गया आपका 97 तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज पॉज करके एक बार अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट शैल में बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में क्या आता है, आइदर डीपीएसपी इज जस्टिसेबल नॉट और नॉट। देखिए डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल, मैं आपको फिर से यहाँ बता दूं, अब मैंने हालांकि ऊपर बताया है, तो नॉट जस्टिसेबल है, ठीक है। तो जस्टिसेबल नहीं है, अनलाइक फंडामेंटल राइट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कि किसी के पास कोर्ट के पास नहीं जा सकता कोई कि भैया मेरा ये डीपीएसपी का मेरे साथ उल्लंघन हुआ है, ठीक है। बट कैन बी, बट डीपीएसपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है या तो कोई भी कोर्ट जो है वाइल डिसाइडिंग वेदर द पर्टिकुलर पॉलिसीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डीपीएसपी को रख के, डीपीएसपी हो गया, प्रेमबल हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये जो है हालांकि फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं वो किसी भी अगर मान लो कोई लॉ आया और सुप्रीम कोर्ट उसको देखना चाहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है डीपीएसपी की मदद ले सकता है, ठीक है। तो गाइस इतना ही है, बहुत इजी है डीपीएसपी, प्लीज इसको पॉज करके अच्छे से रट लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद आने वाले लेक्चर में आज ही मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब कि किस आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट है, कि कब कब फंडामेंटल राइट प्रिसाइड करता है डीपीएसपी के ऊपर, और कौन कौन से आर्टिकल जो डीपीएसपी जो है वो प्रिसाइड ओवर फंडामेंटल राइट्स में आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो गाइज प्लीज आप क्या कहते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, प्लीज आप पढ़ेइंडिया.com में जाइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पढ़ेइंडिया.com में जाइए, प्लीज वहां पे जाइए, वहां पे मैंने यूपीएससी के लिए पीसीएस के लिए और हम लोग एसएससी के लिए भी चालू कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल जो है उसके लिए भी चालू कर, प्लीज जाइए, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में उसको लॉगिन करिए और उसको लगाइए, पेपर बहुत ही क्लोज है यूपीएससी और पीसीएस और एसएससी लेवल के लिए। सो गाइज प्लीज इस चैनल को पढ़े इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। सो गाइज स्टे सेफ, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।